Yogesh Katunia, a proud Indian para discus thrower, was born in Bahadurgarh, India. His journey is truly inspiring. At the age of 9, Yogesh developed Guillain-Barré syndrome, a rare neurological disorder, but with immense determination, he overcame its challenges. He earned a bachelor's degree in e-commerce from Kirori Mal College, Delhi. In 2016, Yogesh began his journey in para sports. By 2018, he had already set a world record in the F36 category with a discus throw of 45.18 meters. Yogesh represented India at the 2020 Tokyo Paralympics, where he won a silver medal. He also secured a bronze at the 2019 Dubai World Championships and a silver at the 2023 Paris World Championships. Most recently, Yogesh clinched silver at the 2023 Asian Para Games. His dedication and achievements earned him the prestigious Arjuna Award in 2021, presented by the President of India. Currently ranked world number 1 in the men's discus throw, Yogesh's incredible journey is a testament to resilience and hard work. Congratulations to Yogesh Katunia for winning silver in the Paris Paralympics 2024. His story continues to inspire many. हेलो, आज का पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जैम से जो कि वाकई पूरे भारतवर्ष के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसा लड़का जो 8-9 साल की उम्र में ही किसी बीमारी के कारण अपने दोनों पैर ऑलमोस्ट खो देता है और व्हील चेयर पर आ जाता है। वहाँ से पेरिस ओलंपिक तक पहुँचने का सफ़र और वहाँ पर जाकर सिल्वर जीत के आने का सफ़र आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या वो उनका सोच, क्या वो उनका माइंडसेट था जो उन्होंने हार नहीं मानी। जब ऐसा होता है तो लोग टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो टूट के रिकॉर्ड तोड़ दिया और बिखरे नहीं, निखर गए। इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमसे शेयर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पेरिस ओलंपिक के अंदर क्या माहौल था, मोदी जी का फ़ोन उनके फ़ोन पे पर्सनली जब आया तो क्या बातचीत हुई और लौटकर मोदी जी के साथ भी उनकी क्या बातचीत हुई, ये भी उन्होंने हमसे शेयर की। सो गेट रेडी फॉर द अमेजिंग डिस्कशन एंड लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी। बिफोर मूविंग अहेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके लिए हम और बेटर वैल्यू आपको दे पाएँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सो एंजॉय द शो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और एपिसोड के अंदर, जेम्स टॉक के अंदर, और जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं नए नए जेम्स को। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त जेम है जो कि वाकई इंस्पिरेशन है लाखों ही यूथ के लिए और इस देश के गर्व का कारण है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो कि बचपन में सिर्फ 8-9 साल की उम्र में एक ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिससे अगर कोई भी गुजरे तो वो ज़िंदगी में हार मान ले। लेकिन बोलते हैं कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग ठान लेते हैं। तो उन्होंने ठान लिया कुछ बड़ा करने का और आज पेरिस ओलंपिक के अंदर सिल्वर जीत के वापस लौटे हैं और ये उनका दूसरा सिल्वर है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा किसी और को नहीं, हमारे बीच में हैं योगेश कठुनिया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है योगेश। और बहुत ही गर्व है हमें और बहुत ही प्राउड है आप जैसे एथलीट्स के ऊपर जो कि आज भारत का नाम रोशन करके झंडा लहरा के पेरिस के अंदर आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि सोमांशु जी ने कहा कि 8 से 9 साल की उम्र में ही आपको एक हेल्थ इश्यूज से, पैरालिसिस अटैक से आपको गुजरना पड़ा। तो शुरुआत आई थिंक उससे ही करें कि कैसी जर्नी आपकी रही और 8 से 9 साल की उम्र में पैरालिसिस अटैक होने के बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, देश का नाम रोशन किया है। तो क्या स्टोरी थी, क्या चीज़ ऐसा पॉइंट आपको मिला जो आपने डिसाइड किया कि मेरे को एथलीट बनना है या मुझे ओलंपिक के अंदर जाना है या ऐसा कुछ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब वो पैरालिसिस अटैक नहीं था, वो था गुलियन-बारे सिंड्रोम। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पैरालिसिस अटैक। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है एक टाइप में जिसमें नर्व्स कंडीशन वीक हो जाती है बॉडी की और इसमें अटैक्स बार बार आ जाते हैं। पैरालिसिस में एक बार ही अटैक आता है, लेकिन इसमें अटैक मतलब बार बार आ सकता है और ये एक टाइप का वायरस होता है, मतलब ये बच्चे बूढ़ों किसी को भी हो सकता है। तो मेरे को 2006 में हुआ था जब मैं वैष्णो देवी से आए थे, उसके बाद मैं गांव में था। तो गर्मियों की छुट्टियां थी, उस टाइम पे गए थे और उस टाइम पे हुआ था। तो तब से ये हुआ था 2006 में। फिर
मैं 3 साल व्हील चेयर पे था। तो मेरी मम्मी थी जिन्होंने फिजियोथेरेपी सीखी थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे, आर्मी बैकग्राउंड से थे फादर, और इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम लोग एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर करके रखें। तो तब से ही चल रही है जर्नी। और फिर स्पोर्ट्स की जर्नी तो 2015 से स्टार्ट होती है, जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में आया था। Okay. तो स्पोर्ट्स खेलना मैंने 2017 में स्टार्ट करा था प्रोफेशनली। लेकिन किरोड़ीमल कॉलेज में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करता था अपने कॉलेज का, स्टूडेंट यूनियन का, तो मेरे जो सीनियर थे सचिन यादव जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है 2017 में, तो तू भी ट्राई कर। मैंने बोला नहीं यार, मैं तो पढ़ाई लिखाई में ठीक हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है इतना फिटनेस की तरफ क्या करना। तो बोलते नहीं यार, तेरी हाइट वगैरह अच्छी है और तू अच्छा कर सकता है पैरा स्पोर्ट्स। उस टाइम पे इतना इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स। अगर आप बूम देखोगे पैरा स्पोर्ट्स का तो 2020 के बाद ही, टोक्यो के बाद ही स्टार्ट हुआ था ज़्यादा। और ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता दें कि डिफरेंस क्या रहता है पैरा ओलंपिक और नॉर्मल। मतलब ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में ये फ़र्क होता है कि ओलंपिक्स में एबल्ड एथलीट्स होते हैं और पैरालंपिक्स में मतलब डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं। उन पे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, हर डिसेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जैसे अगर कोई ब्लाइंड है तो T11 से लेकर T13 तक होता है उनका ट्रैक। टी का मतलब है ट्रैक और F का मतलब होता है फील्ड, F11 F तक। तो मैं फील्ड इवेंट खेलता हूँ, डिस्कस थ्रो, तो मेरा F56 है। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, उस पर डिपेंड होता है कि राइट। फिर कॉलेज में आपने फिर सीखा, वहाँ पर गया। फर्स्ट टाइम पे गया था जब नेहरू स्टेडियम में गया था। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की थी ब्लाइंड, वो डिस्कस थ्रो कर रही थी। तो मेरे मन में भी आया कि मैं यही करूँगा। अब मेरे से सब लोग पूछते कि डिस्कस ही क्यों, तो वो प्यार ही उतना है कि डिस्कस से ही आया कि स्टार्टिंग से मैंने डिस्कस ही स्टार्ट करी थी। खेलता मैं तीनों इवेंट था, जेवलिन, शॉट पुट, लेकिन प्रोफेशनली जो अंदर से मन में आता था तो मैंने डिस्कस ही चालू करी थी उस टाइम पे। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और जो पहला डेब्यू था मेरा 2018 में था इंटरनेशनल। मैं बर्लिन ओपन ग्रैंड प्री में गया था। तो मैंने वहीं पहले अपने इवेंट में ही जाते मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा था 2018 में। क्या बात है। तो 2018 में जब वापस आया तो जर्मनी से, तो उस टाइम पे न्यूज़ कवर हुई थी। तो मैं पहला ऐसा लड़का हूँ कि मोदी जी ने उस टाइम पे मेरा मन की बात में एपिसोड में पूरा वो नाम लिया था। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये क्या हुआ। अच्छा, आप अवेयर नहीं थे कि मोदी जी? मेरे तो पास तो फोन आया था मेरी दीदी का कि उनके भी फ्रेंड्स के पास आया था कि मोदी जी ने वो मन की बात में नाम लिया है। तो मैं बोला हाँ। फिर देखा तो पूरी वीडियो उन्होंने मतलब बताया था कि ऐसा। अच्छा, कैसा लगता है कि जब देश का प्राइम मिनिस्टर आपका नाम लेता है तो कैसा आपको फील होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगता है। एक क्योंकि हम छोटे घर से बिलोंग करते थे और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी बहुत लंबी रही और बहुत कठिनाइयों से रही, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो तब जब नाम लिया तो एक था, फिर वहाँ पर लोग जानने भी लग गए थे आसपास के काफ़ी सारे, और अब तो इतने सारे जानते हैं तो फिर बाहर ही निकलना मुश्किल हो गया। राइट, बहुत शानदार। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैरालंपिक की और ओलंपिक की, तो कितना कंपटीशन रहता है? जैसे कि अगर हम बात करें कि आप पहले जब गए थे 2018 में, राइट, तो कितना कंपटीशन था? मतलब कितने लोग गए होंगे, देश को रिप्रेजेंट किया होगा? मतलब इंडिया से? हाँ, इंडिया से तो उस टाइम पे इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था जितना अब होता है। उस टाइम पे इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। मैं तो अब देख रहा हूँ तो नए खिलाड़ी हर कैटेगरी में नए आते जा रहे हैं, और ऐसे आ रहे हैं कि वो पूरा राज करेंगे कई सालों तक। तो ऐसे आते जा रहे हैं अभी। तो पहले में अभी में क्या आपको मेजर डिफरेंस लगता है कि पहले तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आज से 10 साल पहले एक ओलंपिक मेडल जीत के आए होंगे इंडिया से, और आज 29। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बदलाव आया है? ये बदलाव आया है इंक्लूसिव से, जो गवर्नमेंट ने हमें इंक्लूसिव बनाया है। मैं गवर्नमेंट ही इंक्लूड करूंगा क्योंकि दूसरों ने अभी बहुत काम बाकी है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने अभी इंक्लूसिव नहीं करा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ है कि उन्होंने इंक्लूसिव करा, उन्होंने नई डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करी, खेलो इंडिया, NCOE और चाहे टॉप स्कीम्स हो, तो उसमें हमें बराबर समझते हैं। तो वो चीज़ की वजह से ही आज 29 मेडल्स आए हैं, और उन्हीं की वजह से होगा कि 2028 में भी बहुत सारे मेडल आएंगे। राइट। नहीं तो एज अ
एथलीट, मतलब अभी तो आप एथलीट हैं, लेकिन जब आप जर्नी शुरू कर रहे थे और आप खुद एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे जो आपने बताया, तो उस समय पर आपका क्या सोच था, क्या माइंडसेट क्या था बेसिकली, और माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है आपकी इस सफलता के अंदर? माइंडसेट का तो रोल हमेशा से रहता ही है कि आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप स्पोर्ट्स करो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि अगर पढ़ाई भी करनी है तो 18 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। राइट। क्योंकि मैं अभी खुद सीए कर रहा था उस टाइम पे, तो मुझे Okay. पता है पढ़ाई भी कितनी हार्ड होती है। लेकिन पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई की जो चीज़ें होती है वो सिर्फ सिलेबस के अंदर आती है, और जो स्पोर्ट्स है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है हमेशा। सही कौन बात है। कहाँ से उठ के आ रहा है, कौन कैसी तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं पता। उसकी कोई किताब नहीं बनी है स्पोर्ट्स की। सही बात, स्पोर्ट्स right. बहुत ज़्यादा वास्ट है, राइट। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू पढ़ाई, लेकिन दोनों चीज़ ही हार्ड है, लेकिन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है अगर देखा जाए तो इस वजह तो से। क्या क्या हार्डशिप, क्या क्या चैलेंजेस थे बेसिकली, और साथ किसने दिया किसने नहीं दिया, वो क्या जर्नी है? देखो, साथ तो सभी देते हैं, और मेरे कुछ ही गिने चुनिंदा दोस्त थे जो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सोसाइटी में इतना उस टाइम पे पता नहीं था, तो वो लोग सोचते थे ऐसे ही मज़े करने जा रहा है, ऐसे ही घूमता फिरता होगा, उन्हें क्या पता। और अब मिलता भी नहीं हूँ मैं उनसे किसी से भी। तो मतलब वो लोग जो हमारे यूथ हैं और जो कुछ अलग हटके करते हैं, हाँ, जब भी कुछ अलग हटके करते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे मैं तो ये बोलूंगा, वो मजाक को अगर आप लोग, जब तक आपके ऊपर मजाक नहीं बनेगा ना, आप कुछ नहीं करोगे। राइट। आपके दिल पे जब तक चोट नहीं पहुंचेगी ना, आप ऊपर तक नहीं जाओगे। तो वो दिल पे चोट पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो आपको देगा डेडिकेशन, अरे यार इसने ये बोल दिया, मैं करके दिखाऊंगा। तो योगेश के दिल पे क्या चोट पहुंची थी? मेरे दिल पे तो बहुत सारी चोटें पहुंची हैं। मैं तो बता ही नहीं सकता, गिनती नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये तो चलो, चोट जो बहुत अंदर अभी तक याद हो। अब तो मैं सच बताऊं, अब तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रखता, क्योंकि मैंने तो बहुत माइंड सेट पे मैंने साइकोलॉजिकल इतनी ट्रेनिंग कर ली ना माइंड की, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सच बताऊं, मैं मेडल भी जीतता हूं, मैं शांत रहता हूं एकदम। हाँ भाई, आ गया, ठीक है, एकदम माइंड कूल हो गया। मुझे बस ये रहता अब अगला क्या टारगेट है। जैसे मेडल आ गया, बस अगला टारगेट मैं सेट करता हूँ अपना। मैं अपना एकदम माइंड कूल रख के रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जर्नी बहुत लंबी जीनी है। मेरे को ये है कि मैं ऐसा बंदा बनना है कि 5-6 पैरालंपिक मेडल लेके गया हूँ। ऐसा नहीं कि एक में आ गया फिर नेक्स्ट एडिशन में नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं करना चाहता। मैं लगातार कंसिस्टेंसी पे पहुंचना चाहता हूँ। तो ये तो जैसे माइंड की हम बात कर रहे हैं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो माइंड का कितना बड़ा रोल है सफलता के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे एथलीट हो या चाहे नॉर्मल व्यक्ति भी हो, तो माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है आपके हिसाब से? माइंडसेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग अगर आपने नहीं करी ना, आप चाहे, अब कई सारे बंदे होते हैं जो ग्राउंड पे अच्छा बहुत परफॉर्म करते हैं, और वो जैसी इवेंट खेलने जाते हैं कंपटीशन में, तो बंदों को देख लिया, मतलब लोगों को देख लिया और वो डर गए, खत्म। जितना प्रेशर में खेलोगे आप, खत्म। वहाँ पे क्या फीलिंग होती है? जैसे कि अभी तो हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं नॉर्मल स्टेडियम के अंदर, लेकिन जब ओलंपिक में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, कैसी फीलिंग होती है? बहुत लोग होते हैं, लेकिन मैं तो सच बताऊं, मेरा दूसरा था यहाँ पर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इतना। मैं तो पूरा वो था, खुश था। हाँ, मैं पूरा अच्छे से एंजॉय कर रहा था अपना इवेंट। लेकिन हाँ, 2019 में मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। मेरा वो फर्स्ट डेब्यू था वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसका ही बताता हूँ मैं आपको। 2019 में 2019 में क्या हुआ था, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा था, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप था। तो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे सारे के सारे बैठे, कॉल रूम होता है, मतलब जाने से पहले हमें पहुंचना पड़ता है कॉल रूम में 1 घंटे 45 मिनट से पहले। तो वहाँ बैठ गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिल मोड में था मैं एकदम, कि हाँ भाई इसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा। 12-13 बंदे थे, मैं इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंदर गया, वहाँ से टीम इंडिया के जो सारे थे कोचेज वगैरह, सपोर्ट स्टाफ वगैरह, वो सपोर्ट कर रहे थे, वो बोले थे योगेश। मैं हाँ बढ़िया एकदम, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, एकदम ज़्यादा वो था, चामनेस थी। तो उसने थोड़ा हमारी था 3-4 कॉम्पिटिटर है, मैं बोला इतना तो क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको आराम से काट दूंगा। मैं जैसे ही अंदर गया ना, उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैं ये क्या हो रहा, हार्ट बीट एकदम 190-180 के आसपास पहुंच गई मेरी। बैठा, मैं समझ में नहीं आया, मैं यार ये क्या हो रहा है। फिर भी चलो थोड़ा, मैंने अपनी फर्स्ट थ्रो स्टार्ट करी। मैंने फर्स्ट थ्रो स्टार्ट करी, वो फाउल हो गई, रेड फ्लैग हो गई। मैं चलो कोई नहीं, अभी तो 5 थ्रो बाकी है। फिर सेकंड करी, वो भी फाउल।
अब उसके बाद तो बस दिमाग में ही आ रहा था कि यार ट्रेनिंग याद आ रही थी कि ये करना है या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतनी ट्रेनिंग करी कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने तीसरी थ्रो करी, वो भी रेड फ्लैग हो गया। फिर चौथी करी, वो भी रेड फ्लैग हो गया। पीछे से कोच चिल्लाए जा रहे क्या कर रहा है। 6 थ्रोज मिलती है बस। उसके बाद 5th थ्रो करी, वो भी फाउल हो गई। ठीक है, तो उसके बाद पीछे से एक आवाज आती है, बस मुझे वही सुनाई देती है उस टाइम पे। तो मेरे कोच की आवाज आती है, नवल सर की, कि हाथ से मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा घूम मत। मैंने जैसे ही मारा, वो एक थ्रो थी जो मेरे को ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पे लेके आ गई थी उस टाइम पे। मतलब सिर्फ एक लाइन उन्होंने बोली, हाँ, और वो सुनते ही आपने उस पे एक्शन लिया। हाँ, बस वही ना माइंडसेट उन्होंने एकदम सेट कर दिया कि हाँ ये कर दे, वो हो जाएगा। वो करते के साथ ही उनका मैंने फॉलो करा, वो व्हाइट फ्लैग हुआ और वो ब्रॉन्ज मेडल पे आया। तो 2019 में फिर वो पहला था मेरा मेडल, तो मैं बहुत खुश हुआ था। फिर उसके बाद आगे तैयारी करी, टोक्यो गया, वहाँ सिल्वर आया, उसमें भी बहुत खुश था। उसके बाद मैं ना खुश चल रहा हूँ अभी क्योंकि लगातार वो सिल्वर पे ही चल रही है गाड़ियाँ। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा है काम बाकी है। तो मैं तो माइंडसेट की ट्रेनिंग की जो बात कर रहे हैं हिमांशु जी, तो क्या ट्रेनिंग बेसिकली मैं जानना चाहूंगा कि क्या कैसे ट्रेन करते हैं अपने माइंड को? 2 चीजें होती है, हमेशा हमें प्रोसेस पे फॉलो करना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए। बस इतना, जब से आप अपनी लाइफ को कर लोगे ना, आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब जब हम रिजल्ट पे सोचते हैं तो डर लगता है, एंजाइटी आती है, फियर होता है, वो खराब ही होगा, खराब होगा, और वो चीज होगी। राइट, क्योंकि रिजल्ट में तो 2 चीजें होंगी, या तो आपके मुताबिक आएगा या आपके मुताबिक नहीं आएगा। और आ गया तब भी 99 चांसेस होते हैं कि 99% की नहीं आएगा वो। नहीं आ गया तो भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर आ गया तो आपके अंदर ईगो, एरोगेंस, घमंड आ सकता है, और नहीं आया तो भी गड़बड़ है, सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है। लेकिन जब प्रोसेस से आप जुड़ते हैं, बहुत सही आपने कहा, क्योंकि मैं खुद एक माइंड ट्रेनर हूँ, NLP की ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं ये पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो जब प्रोसेस से जुड़ते हैं तो प्रोसेस में क्या है कि वो फ्लक्चुएबल नहीं है, साइनोसोडल नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा रेगुलर रहने वाला है। तो ये ट्रेनिंग कोच देते हैं आपको? हाँ, मेरे साइकोलॉजिकल कोच है, जैसे डॉक्टर नानकी चड्डा है। अच्छा, आपके सारे एथलीट्स के साइकोलॉजिकल कोचेस होते हैं? सब लोग नहीं लेते। अच्छा, मेरे को जरूरत है, मैं इसलिए ले लेता हूँ। ओके, मुझे अच्छा लगता है। और कई चीजें ऐसी होती है कि आप किसी के आगे नहीं निकाल सकते, तो उनके आगे निकाल सकते हो आप पर्सनली। तो वो अब जो चीज मैं आपके साथ कर लूँगा, मम्मी पापा के साथ नहीं कर सकता, जो आप फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो वो नहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मेरे को लगता है हमसे ज़्यादा जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भी ज़रूरत है, उन्हें भी ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना प्रेशर ले जाते हैं ना पढ़ाई कर करके, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते फिर पढ़ाई। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं CPT एग्ज़ाम था, मैं फर्स्ट वाले CPT एग्ज़ाम में फेल हो गया था। अच्छा, मैं पढ़ाई करता था, मैं सोचा था चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने कोचिंग ही नहीं ली CPT की, मैं पास हो गया। अच्छा, मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं अगर जब भी ट्यूशन जाता था ना, मैं फेल होता था। और मैं जब भी अपने आप से पढ़ता था ना, मेरे को सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो वही चीज है, मैं अपनी जैसे कोचिंग भी अभी कर रहा हूँ, तो मैं सेल्फ ज्यादा सीखता हूँ, तो मेरा अच्छा होता है। तो मैंने अभी तक अपने आप को ये जाना है, तो अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आप जॉब पे जा रहे हो, आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कहा कि मेरे कोच ने एक पीछे से सिर्फ एक लाइन कही, और वो एक ऐसा मोमेंट था जो आपको बना भी सकता था, जिसने बनाया आपको। और अगर वो एक मोमेंट में वो आवाज़ नहीं आती, तो शायद वो जो लास्ट चांस था वो भी मिस हो जाता। तो कोच का और मेंटोर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक एथलीट या किसी की भी सफलता के अंदर? मेरे तो वो देखो, मैंने उसके बाद लक्की भैया के पास कर रहा हूँ ट्रेनिंग। वो मेरे मेंटोर हमेशा से रहते हैं, नवल सर, वो अभी भी गए थे मेरे साथ, तो मैं उनकी मेंटोरशिप हमेशा लेता हूँ। और उन्हीं के साथ ही मतलब जितना हो सके टाइम बिताना, क्योंकि वो हमसे बहुत 30-40 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें स्पोर्ट्स का। हम तो अभी नए नए, मेरे को 8 साल हुए हैं। तो वो बताते हैं कि ये चीज़ ऐसा, ये चीज़ ऐसा, ये चीज़ ऐसा। पहले मैं बोल भी नहीं पाता था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करता था 2021 में। ये चीज़ भी उनकी वजह से आई है, अलग अलग जगह जाके, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करना और ये सब। तो कोच का रोल और मेंटोर का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खिलाड़ी के जीवन में। खिलाड़ी कभी भी बिना कोच के नहीं बन पाया, चाहे वो अर्जुन हो, वो भी नहीं बन पाते। कृष्ण जी उन्हें पूरा जब तक वो बोलते कि कर्म ही धर्म है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इंसान को मारना गलत है, लेकिन वो बोलते हैं कि जब अपना कर्म ये है, तो वही है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि
मैं मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता हूँ, ओके। लेकिन मैं बचपन से वेजिटेरियन हुआ करता था, लेकिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाना शुरू करना पड़ा। पूजा मैं अभी भी करता हूँ। तो मैं तो बस यही मानता हूँ कि मेरा कर्म है स्पोर्ट्स करना। मैं जब तक कर रहा हूँ, मैं जब तक खाता हूँ, वैसे नहीं खाता कभी भी। तो वही चीज़ ही है, कर्म ही धर्म है हमारा। राइट। हमारा स्पोर्ट्स कर्म है, तो हमें करना पड़ेगा वो चीज़, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो चीज़ करनी ही पड़ेगी हमें। मतलब उसके लिए कुछ भी करना हो, वो बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ सही बात है। राइट। राइट। सो इसके अंदर अभी सपोर्ट सिस्टम की बात हो रही थी, तो आपका सबसे बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो रहे वो आपने बताया कि आपके कोचेस रहे, और बाकी खुद को आप एनकरेज कैसे करते हो? कई बार क्या डाउट भी आता था, या डीमोटिवेशन जो एक शब्द होता है कि यार डीमोटिवेट हो रहे हैं या डाउट आ रहा है, कभी इस जर्नी के अंदर जैसे डाउट आता है तो हाउ डू यू यूज टू मोटिवेट योरसेल्फ बैक? मैं तो अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा है। ओके। बस वो 50 मीटर पूरा करना है मुझे, 50 मीटर क्रॉस करना है। उसको मैं बस दिमाग में, जब भी मैं हार मानना शुरू करता हूँ ना, मैं बस ये सोचता हूँ वो करना है। ओके। तो एकदम से बूस्ट मिलता है मुझे। तो खिलाड़ी हो चाहे कोई भी बंदा हो, अपना ना एक शब्द ढूंढो जो आपका एक मेन टारगेट है, वो उसको याद करो। आप ना डिमोटिवेट फील ही नहीं करोगे, आप मोटिवेट ही वापस खुद एनकरेज हो जाओगे, अपने आप ही एनकरेजमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप चीज़ों को, जैसे गोल आप सेट करते हो तो गोल देखते हो तो कैसे, मतलब आपको फीलिंग कैसे आती है उस गोल को लेके? व्हाट टेक्निक्स यू अप्लाई? क्या विजुअलाइजेशन करते हो या कहीं ड्रॉ करते हो? बहुत सारी आजकल चीज़ें चलती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन तो मैंने कर ही रखा है। अच्छा। अब मैंने अपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में तोड़ा था 48.34 मीटर। ओके। उससे 1.5 मीटर पीछे ही हूँ मैं, मतलब 1.5 से थोड़ा सा ऊपर ही। 50 मीटर मार्क, तो 50 मीटर मार्क एक ऐसा मार्क है सिटेड थ्रो में बैठ के, वो आज तक कोई अचीव नहीं कर सकता और ना कर पाएगा। बैठ के थ्रो मारना और खड़े होके थ्रो मारना जमीन आसमान का फर्क है। अब जैसे कई सारे लोग सोचते हैं कि बैठ के तो कोई बड़ी बात है, बैठ के अगर नया कॉम्पिटिटर भी आ रहा है ना, तो उसके बस की भी नहीं है कि वो इतनी थ्रो मार देगा, उसे भी बहुत टाइम लगता है। कितनी मारते थे शुरू में आप, जब आपने पहली बार मारी होगी, शुरुआत जब की थी? स्टार्टिंग तो मैंने 23-24 मीटर से स्टार्ट करी थी। ओके। उसके बाद धीरे धीरे जाते 48.34 मैंने पर्सनल बेस्ट करा था अपना। ओके। और बैक टू बैक 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने। तो मैनिफेस्ट करते थे कैसे? मैनिफेस्ट करता था। कुछ टैटू भी बनवाया क्या आपने? हाँ, टैटू ये वाला ये कब बनवाया था? ये भी बनवाया था, और ये शिव जी का मैं भक्त हूँ इसलिए बनवाया था। यहाँ आपने ओलंपिक का टैटू बनवाया हुआ है? हाँ, ओलंपिक और पैरालंपिक्स दोनों का। अच्छा, ये वाला पैरालंपिक्स का है, ओलंपिक्स का। ओह, अच्छा। ये कब बनवाया? ये मैंने इसलिए बनाया, ये सिर्फ इक्वालिटी के लिए। अच्छा, कि हम दोनों इक्वल है, हम अलग नहीं है। राइट। तो ये पहले बनवाया था या जीतने के बाद? नहीं, मैं जीतने के बाद। अच्छा, पहले बनवाने तो लोग सोचते हैं आओबाजी कर रहे हैं खिलाड़ी, वो सोचते ना मैं पहले आ जाए फिर बनवाऊंगा। ये आपने जो टोक्यो जीता था? नहीं, हाँ, टोक्यो जीता था। हाँ, तब आपने तब बनवाया था। तो गर्लफ्रेंड का नाम जो लोग लिखवा लेते हैं? नहीं सोनम बेवफा तो बहुत चला था मीम। तो डिस्ट्रैक्शंस से कैसे? जैसे कॉलेज में थे आप, दिल्ली में थे, और लाइक वहाँ तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा। नहीं, मैंने अपनी सोशल लाइफ पूरी एंजॉय करी कॉलेज में। मैं हर रोज मैं सुबह ट्रेनिंग जाके पढ़ाई करके फिर वापस शाम को ट्रेनिंग जाता था। ओके। आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो अगर आपके मन में इच्छा है तो। ऐसा नहीं है। अब कई सारे खिलाड़ी नहीं करते पढ़ाई, उन्हें नहीं है शौक, उन्हें स्पोर्ट ज्यादा पसंद है, वो अच्छी बात है। मुझे दोनों चीजें पसंद है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ना। मुझे सीखना बहुत ज्यादा पसंद है, रोज सीखता हूँ। खिलाड़ी जैसे आप देखते होगे, लोग बोलते हैं डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, ये लोग रोज पढ़ते हैं, रोज नया चीज सीखते हैं। वैसे ही मेरे में इच्छा है कि मैं रोज नई चीजें सीखूं, तो वही ठीक रहता है। तो जैसे इस उम्र के अंदर, जैसे बड़े यंग हैं आप, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ज़िंदगी में। डिस्ट्रैक्टेड मतलब कुछ गलत संगत, कुछ गलत आदतें, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो आप कैसे बचा के रखते हो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से? मैं बैठता ही नहीं उन लोगों के साथ। ओके। जैसी संगत वैसी रंगत, वही वाली बात है। अब मेरे साथ कई सारे अच्छे लड़के थे, बहुत ज्यादा, मतलब वो गलत कामों में नहीं गए, लेकिन वो दूसरों के साथ रह के वो दूसरे जैसे बनने लग गए। तो आपकी जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको बनाते हैं। राइट। तो मैं अपने सच बताऊं तो आसपास के लोग बहुत ज्यादा कम रखता हूँ, मुझे नहीं जरूरत। मेरे वैसे
जैसे इंस्टाग्राम पे होता है ना प्राइमरी और जर्नल में आप किसको रख रहे हो, वही हाँ वाली बातें हैं बस कि प्राइमरी में आप किसको रख रहे हो और जर्नल में तो मेरे बहुत दोस्त हैं यार। अब तो कितने हो जाएंगे दोस्त, दोस्तों की कमी नहीं है, आपको पता ही है उन्हें क्या कौन है कौन नहीं। तो वही चीज है, आप अपना सर्कल जितना ज्यादा छोटा होगे ना उतने ज्यादा आप ऊपर जाओगे। और ये सच बात है, आप जितना ज्यादा ऊपर होते जाओगे ना उतना आपका सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल, वो बहुत छोटा लिमिटेड होता जाएगा, खुद ही हो जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा। तो मन तो करता होगा लेकिन? नहीं, मेरा कभी नहीं करता मन। अच्छा। मेरे जो दोस्त हैं मैं उनसे ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओके, तो जैसे एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं आप? एंजॉयमेंट के लिए मतलब क्या, मतलब मूवीज देखने चले जाते हैं। तो मूवी देखना तो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। ओके, कोई फेवरेट मूवी? अभी स्त्री 2 देखी थी मैंने। अच्छा। और मतलब देखता क्या अच्छा लगा स्त्री 2 में आपको? स्त्री 2 में राजकुमार राव की एक्टिंग, मैं एक्टिंग देखता हूँ। अच्छा, मेन मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे वो सब नहीं पसंद है ओवररेटेड। वो नवदीप जी का भी इंटरव्यू था, उसमें वो बता रहे थे कि तमन्ना भाटिया का डांस उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। नहीं देखो, डांस और वो देखना और वो देखने में बहुत फर्क है ना। मुझे तो बस एक्टिंग ज्यादा पसंद है। जैसे मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे इरफान खान बहुत ज्यादा पसंद हुआ करते थे, अभी वो है नहीं यहाँ पर। पान सिंह तोमर सुपर, उससे इंस्पिरेशन मिली उस मूवी से बहुत ज्यादा। उनका तो मैं वो है ना दद्दा जी, ये पान सिंह का तोमर है, वो वाला तो जबरदस्त था। जैसे 12th फेल हो गई। 12th फेल। मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, वो चीजें नहीं, ओवररेटेड चीजें नहीं पसंद। उसका क्या करना, उस असली चीज। अब जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स देखने में मजा है। अब स्पोर्ट्स वाले ही कई सारे रील बनाते हैं, वो फेमस होते हैं। राइट। तो मुझे अच्छे कामों से फेमस होना है। इंडिया में लेकिन उल्टा है कि आप वायरल हो जाओ कैसे भी, बस वायरल होते हो। अच्छे कामों से कभी आप वायरल नहीं होगे, आप बुरे कामों से कल वायरल हो जाओगे। राइट। आपने कोई अच्छा काम करा, आप बुरा भी कर दो साथ में, तो आप वायरल हो। राइट। तो वो चीजें नहीं करनी मुझे, मैं अच्छे में ही ठीक हूँ। हाँ, हमें इतना भले वायरल नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए, बट अपनी हैप्पीनेस ज्यादा मैटर बहुत। मेडल आ रहा है, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा, मेरे 6 मेडल थे इंटरनेशनल में। राइट। और इतने बड़े ग्रेट स्टेज पे थे, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में थे, 1 एशियन गेम में और 2 पैरालंपिक्स में। आगे जाके 4-5 और खेलने, 2036 वाला भी खेलना है। तो आपकी जनरेशन में, आपकी फैमिली में कोई और भी एथलीट या स्पोर्ट्स कैटेगरी में, आप इकलौते? मुझे देख के तो आप बहुत आगे हैं। नहीं, आपसे पहले नहीं था कोई भी नहीं था। आप कोई भी नहीं। फर्स्ट जनरेशन है? मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे दादा भी आर्मी में थे। वो राजीव गांधी के पीए थे मेरे दादाजी। ओके। और वैसे भी आर्मी से थे, और मेरे फादर भी कारगिल वॉर लड़े हुए हैं। तो उनको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है, नेवर गिव अप का। एक वो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो कभी हार मानने वाली चीजें हैं। सेल्फ टॉक का कितना बड़ा रोल है आपकी जर्नी के अंदर? मतलब जो सेल्फ टॉक आप करते हैं, खुद से जो बात, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इंसान खुद से ही बात करता है, तो उसका क्या रोल है? मैं सच बताऊं तो मैं सेल्फ टॉक नहीं करता, मैं भगवान के आगे बात करता हूँ हमेशा। ओके। मैं सेल्फ टॉक पे इतना वो नहीं करता, क्योंकि मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ वो भी चीजें जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। राइट। तो मैं मतलब उन्हीं से ही बात करता हूँ ज्यादातर, जो पॉजिटिव बोलना होता है, जो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिविटी उनकी वजह से आती है। क्योंकि देखो, अब लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह है, हर जगह है भगवान। राइट। आप एक बार शुरू करो, मैं बचपन से करता हूँ पूजा पाठ। मेरी मम्मी अभी भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठती है 3 बजे, अभी तक का रिकॉर्ड है। और अभी तक मम्मी मंडे का व्रत हमेशा करती है। तो मैं शिव जी में बहुत ज्यादा वो विश्वास रखता हूँ। वहाँ से एनर्जी मिलती है स्पिरिचुअलिटी मेरे को बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एथलीट के लिए। सो कई लोग डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे डिसिप्लिन रहते हैं और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस भी, जैसे कई खाने का कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ शुगर का कॉम्प्रोमाइज़ या अच्छी चीज़ों को भी हमें छोड़ना त्यागना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ का रोल है सक्सेस में? फास्ट फूड का हमेशा एक वो रहता है, आप उसको अच्छे वे में बना लो, आप व्हीट में यूज कर लो, आप मल्टीग्रेन में वो चीजें यूज कर लो, और वही सेम टेस्ट आएगा। तो मैं तो उसका वो अलग चीजें बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, और ना कोई छोड़ता, बॉडी बिल्डर्स ही छोड़ते हैं खाना। बाकी सब लोग अपना कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं और वो खाते हैं। क्या डाइट रहती है वैसे? डाइट स्पेशल कोई डाइट इसके लिए आपकी होती है? स्पेशल तो यार बहुत खाना पड़ता है थ्रोज में, स्ट्रेंथ के लिए। मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन लेवल हाई करना पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स। मैं फैट्स में तो वो पीता हूँ अपना, बादाम रगड़ा बनाते हैं हम लोग, मैं खुद बनाता हूँ। ओके। और खुद उसको पीता हूँ। कोई भी घर पे बना सकता है उसको? मैं, हाँ, कोई भी। वो तो एक अच्छे थ्रोअर को तो वो जरूर पीना चाहिए गुड फैट्स के लिए। उसके अंदर गुड कंटेंट्स ऑफ
फैट्स होता है और अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है, लेकिन फैट्स ज़्यादा होता है। तो लोग में अभी ये वो है कि फैट्स को वो सोचते हैं कि गुड फैट भी खाएंगे तो खराब होता है, तो गुड फैट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हर फैट खराब नहीं होता? हर फैट खराब नहीं होता। ओके। थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए गुड फैट्स बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उनकी, तो इस वजह से क्या क्या खाना अवॉइड तो बेसिक्स ही है, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शुगर नहीं बिल्कुल भी। अब तो मेरे को आदत भी नहीं है, जैसे पिछली बार क्या था 2021 में जब मैं आया था टोक्यो से, तो मुझे वो था कि मीठा खाना। अब जब से 7-8 साल हो गए ना, मन ही नहीं करता। अच्छा, जब आए जीत के तो मीठा खाने का था और खाया भी नहीं? खाया इस बार भी। अच्छा, पिछली बार उसकी बता रहा हूँ। हाँ। इस बार तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, कि अंदर से मन था, इच्छा होती थी कि खाने की, वो चीज छूट ही गई अब कि मीठा खाने की। अडॉप्ट कर लिया धीरे धीरे शरीर ने, बॉडी ने उस चीज को बहुत ज्यादा। पहले वो था कि नहीं, अब मन ही नहीं करता। तो मैं तो वो एस्प्रेसो पीता हूँ ना, लोग मेरे को देख के वो ऐसा करते हैं, यार कैसे पी लेता है। मैं बोला यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब टेस्ट में। लेकिन हाँ, मुझे चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं अभी भी वही खाता हूँ। मतलब चटपटा, मतलब अगर मैं सब्जी भी बना रहा हूँ तो मुझे स्पाइसी ही चाहिए, वो मीठी मीठी सब्जी मुझे नहीं पसंद। लेकिन हाँ, जब मैं अपनी ट्रेनिंग पे जाता हूँ तो मैं बॉइल्ड वेजीज और ये सभी खाता हूँ। राइट। तो सेलिब्रेट जब आपने किया था, जैसे अभी हमने देखा नवदीप तो पूरा जोश में, पूरा ऐसे उसका निकल के आ गया अंदर से, तो वो जो मोमेंट था जब आप जीते थे, तो हाउ वाज दैट सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन तो बहुत ज़बरदस्त था। सेलिब्रेशन तो बहुत ज़बरदस्त था, और मतलब इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था सेलिब्रेशन, क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो नेचुरली वहाँ निकलता है, आई थिंक गाली नेचुरली जो चीज़ निकल जाए, है ना, वो अंदर से निकल आती है, अंदर से निकल आती है। वो तो मेरे घर वालों में नहीं देखी थी गाली। अच्छा, आपकी भी निकल गई थी? हाँ, मेरी भी मैं भेजूंगा वीडियो, किसी ने देखी नहीं, बस अच्छा, वो बात है। हाँ, आप भेज देना, हम इसमें बीच में लगा देंगे। वो तो और भी ज्यादा बुरी थी। अच्छा। क्योंकि गुस्सा आ रहा था, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस टाइम पे। वहाँ कैसी फीलिंग होती है जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लाइक ओलंपिक में, तो कैसी फीलिंग होती है? मतलब इतने सारे देश हैं, इंडिया है, तिरंगा है, फ्लैग है, कैसी फीलिंग होती है? अब तो इंडिया जब भी पैरालंपिक्स या किसी भी इवेंट में जाता है ना, डोमिनेट करता है। लोग ना एक अच्छी नज़रों से देखते हैं कि यार बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं यहाँ के। तो वो चीज़ अच्छी लगती है। वो चीज़ पॉसिबल हुई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। कि मोदी जी ने जो नाम बनाया ना देशों में हमारा इंडिया का, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। चाहे आप पीछे कितने भी उठा के देख लीजिए। लोग जो उनका बोलते हैं कि वो दौरे पे जाते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहाँ इंडिया का नहीं देखते। लेकिन वो देखो ना, जो नाम बना रहे इंडिया का, जहाँ हम अपनी पहचान बना रहे। तो 2022 में जब यूएस से गया था, तो वो उसमें HCL में है, वहाँ पर उनका 2-2.5 करोड़ रुपए का पैकेज है, और वो ज़बरदस्त। इंडिया में 2-2.5 करोड़ वैल्यू है उनकी, लेकिन वहाँ उतनी वैल्यू नहीं है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो उससे पता चलता है कि आप यहाँ कितने हो, वहाँ कितने हो। वो लोग ना 10 लोग रह रहे थे एक रूम में, छोटा रूम था। मैं बोला भाई अपनी इंडिया की जिंदगी सही है, चाहे आप 50-60 हज़ार रुपए महीने कमा रहे हो, लेकिन आप राजा हो यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो यही बात है, हम यहाँ पर राजा है, बाहर जाके इतना वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो मोदी जी का फोन आया सभी लोगों को जब जीते? मेरे पास तो मेरे फोन पे आया था। अच्छा, मेरे फोन से पर्सनल फोन पे आया था। मेरा ही फोन था जिसमें सब लोग बात कर रहे थे, वो तो मेरे फोन पे आया था। अच्छा, तो क्या बोला मोदी जी ने? ओ बहुत ज्यादा। कैसे शुरुआत में? मतलब फोन आया, आप नंबर होगा नॉर्मल सा नंबर? हाँ, नॉर्मल नंबर ही था। आपने उठाया तो क्या? तो मैंने हेलो बोला, मैंने बोला हर हर महादेव जी सर। तो वो भी बोलते हैं हर हर महादेव, वो भी बहुत ज्यादा भक्त है शिव जी के। तब उन्होंने बातचीत करी। वो ब्रुसेल में थे उस टाइम पे। ओके। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने वहाँ से बात करी, बोलते इवेंट देखा, फिर यहाँ पर भी बुलाया घर पे। तो मेरा वो वाला वीडियो वायरल हुआ था, परम मित्र वाला। अगर आप लोगों ने देखा था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला सर मुझे कुछ बात बोलना चाहते हैं। सब लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो मैंने बोला मैं एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी। मेरे 2 मेडल है। तो ये इस वजह से आए हैं कि मतलब उनकी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, मैं मतलब मोदी भक्त, मतलब बीजेपी भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने हमारे लेकर आए, जो हमारे लेकर आए, उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जो
चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर्स को करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों में CSR फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, वो लोग नहीं करते, वो बराबर नहीं मानते अभी भी। अब आप देख लो ओलंपिक्स का जो मेडल है वो हमारे बराबर है नहीं है, आप किसी भी चीज़ में देख लो, राइट। लेकिन मेहनत तो हमारी भी वही है, हम भी 4 साल में वो ज़्यादा इंडिया को, और इतनी सारी डिसेबिलिटी और इतनी सारी सोसाइटी से कुछ भी इतना टॉन्टिंग सुन के यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो आपने PM को वो मैंने बोला मैं सर PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता लोगों के लिए, लेकिन हम सब वायरल हुई थी सर। PM का मतलब परम मित्र, तो उन्होंने वाह बोला और उसकी बहुत सराहना करी। उन्होंने मेरे को स्पेशल टैग भी करा था ट्विटर पे जाके कि योगेश कथुनिया ने मुझे ऐसा बोला, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो फोन आया, फोन पे तो बातचीत हुई थी। तो कितने हमारे एथलीट होंगे? 29 थे, मतलब 84 थे 84 टोटल। सभी को फोन किया होगा? नहीं, सबको तो नहीं करा, जो मेडलिस्ट है उन्हीं को करा। 29 को किया। तो अपने आप में ही मोरल बूस्ट हो जाता है इससे, तो जब PM का फोन आ जाए तो क्या ही बात होती है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली, आज जो हमारा यूथ है बेसिकली, जो कुछ भी अचीव करना चाह रहा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस शो के माध्यम से, स्पेशली हमारे यूथ को? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत जो देश है ना, यहाँ के लोगों में बस एक चीज़ की कमी है, वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट को ना चुन के आप हार्ड वर्क के रास्ते पे जाओगे ना, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। राइट। लोग मतलब उन्हें जल्दी कामयाबी चाहिए, तुरंत चाहिए, कल ही वायरल होना, बस वायरल होके करेंगे क्या? मेरे बताता हूँ कितने सारे लोग वायरल हुआ करेंगे, हफ्ते बाद सब लोग भूल जाते हैं। तो ये जो नाम है ना, जो आपका नाम, ये हिस्ट्री में जाएगा। बस वही, आप हार्ड वर्क करते जाओ और चलते जाओ। राइट। इसमें एक और मैसेज और मैं जानना चाहूँगा योगेश जी से। बहुत सारे पेरेंट्स जो कि जब बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं या कुछ अलग कन्वेंशनल करते हैं, तो कई बार पेरेंट्स की जो सोच होती है, मेंटालिटी होती है, वो बस इतनी होती है कि एक नॉर्मल सी नौकरी लग जाए। तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के बाद तो और जल्दी जॉब लग जाती है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ CGST एंड कस्टम्स में, तो और ज़्यादा इजी लग जाती है अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, ये अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। आप भीड़ देखो कभी नेहरू स्टेडियम में आगे, इतनी भीड़ मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी अपनी 2017 से। जितनी भीड़ अब होती है, अब टाइम मतलब एक वो नहीं मिलता कि हमारी बारी कब आ जाए। मैं तो चलो अकेले टाइम पे करता हूँ, उस टाइम पे स्टेडियम बंद रहता है, तो मैं उस टाइम पे करता हूँ। तो क्यों हुआ ऐसा, क्या लगता है आपको कि ये बदलाव कैसे आया है? ये क्योंकि इंडिया स्पोर्टिंग नेशन बन रहा है, इस वजह से आया है। फिटनेस की तरफ ज़्यादा रुझाव जा रहा है। पहले कई सारे ब्रांड्स हुआ करते थे, वो अपने, आपने देखा होगा फूड फार्मर का वो बहुत ज़्यादा चला था, तो उस वजह से भी थोड़ा बढ़ के लोग अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ें हो रही है। और मैंने कई सारे लोगों से मिलता हूँ, बताते हैं कि 5 साल की उनकी लड़की है वो एथलेटिक्स कर रही है, 8 साल की लड़की है वो टेनिस। तो ये सब फिटनेस की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी है। अब इंडिया में क्या दिक्कत है ना, जो गेम्स का पीरियड है ना, वो हमारे मैथ्स वाले टीचर लेके चले जाते हैं। एक तो कि मैडम मैं कंप्लीट, वो जब तक नहीं बंद होएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता भारत का। वो चीज़ भी बंद करनी पड़ेगी। आप कोर्स अपने टाइम पे करवाओ, क्यों नहीं करवा पा रहे? राइट। बस वही बात है। उसका गेम्स का पीरियड नहीं काटना। वो नहीं काटना। उसी में तो शौक होता है कि जाके थोड़े, मेरे को बहुत शौक हुआ करता था बास्केटबॉल खेलने का, उसी टाइम पे वो मैथ वाले मेरा वो करना है। मैं ठीक है चलो भाई कर लेंगे। अच्छा, जो लोग फिजिकल डिसेबल हैं, कोई भी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है कि नहीं कर सकते। सब कुछ करो, मतलब डिसेबिलिटी जो है वो छोड़ दो। सोचना छोड़ दो लोगों का, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस वो छोड़ दो। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, बस छोड़ दो। जो बोले बोलते रहने दो, क्या कर लेंगे हमारा। राइट। आप आगे जाओगे ना, वो अपने आप पीछे आएंगे। बस मतलब फिर डिसेबिलिटी, आई थिंक मुझे लगता है कोई इंसान शरीर से नहीं होता, बल्कि माइंड से होता है। कई लोग तो फिजिकली बिल्कुल फिट है, बट उसके बाद भी माइंड से वो लोग हारे हुए। कई सारे लोग डिप्रेशन में मैंने अब देखा इंडिया में डिप्रेशन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। राइट। कई सारे लोग डिप्रेशन में क्यों जाए जा रहे हैं? बिना मतलब में जाए जा रहे हैं। कोई रीजन ही नहीं है उनका। डिप्रेशन में इंसान तब जाता है जब उसको कोई होप ही नहीं दिखती है, पीछे की चीज सप्रेस करके बैठा है। तो बोल सकते हैं कि फिजिकली तो एबल है, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वो डिसेबल है। तो आई थिंक यस, दिस इज द राइट मैसेज।
और कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ फटाक से। तो आपका फेवरेट फूड? रसमलाई। कब से नहीं खाई? अभी भी खाई थी लेकिन अब मन नहीं करता, लेकिन खा लेता। हाँ, जो अपने बैग में आप जरूर अपने बैग में आप जरूर रखते हो कोई एक ऐसी चीज? बैग में मतलब हमेशा जब कैरी करते हो? कैरी करते। परफ्यूम। अच्छा। आपकी फेवरेट किताब? किताब मेरी मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पसंद है मुझे। अच्छा, कोई मोटिवेशनल किताब या ऐसी किताब भी पढ़ते हो? नहीं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि अच्छा। किताब में उतना मोटिवेशन नहीं मिलता जितना देख के मिलता है। राइट। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप तो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। मम्मी है मेरी तो। ओके। मम्मी ने बहुत कुछ किया है। बहुत ज्यादा। राइट। एथलीट नहीं होते तो क्या होते? मैं सीए कर रहा होता। अच्छा। चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, तो अब आगे टारगेट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट टारगेट? तो अभी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है नेक्स्ट ईयर, और होपफुली इंडिया में होने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पे। अच्छा। तो काफी लोग आएंगे, तो यही अपना होम ग्राउंड रहेगा तो मजा और ज्यादा आएगा। बिल्कुल, हम भी आएंगे चीयर करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग, मुझे लगता है कि अगर जब चीयर करने आते हैं तो एक एथलीट का हौसला बढ़ता है। पेरिस में भी बहुत लोग आए थे, बहुत। अच्छा। हर टाइम सोल्ड आउट थी टिकट्स, जितने दिन पैरालंपिक्स चले हर दिन सोल्ड आउट। ओके, तो पेरिस में ओलंपिक के अलावा घूमना फिरना भी हुआ? हाँ, मैं स्विट्जरलैंड गया था 3 दिन के लिए। ओके। सोलो ट्रिप पे। ओके। मैं स्विट्जरलैंड गया था, ज्यूरिख गया था, ज्यूरिख से आगे सेंट गैलेंस गया था, वहाँ घूमा पूरा अच्छे से। ओके। तो मेरे को सोलो ट्रिप पहले फर्स्ट टाइम था, तो मैं देखना चाह रहा था कि कैसा लगता है एक्सपीरियंस। अपना बैग उठाया और चला गया। ओके। तो ट्रेन। तो ये सब जो होता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं, ये इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इन सब चीज़ों के लिए? घूमने के लिए? नहीं। घूमने के लिए तो अपने पैसे देने पड़ते हैं ना। अच्छा, फिर जीतने के बाद प्राइज मिलता है? हाँ, वो कैश अवार्ड मिल जाता है बस। हाँ, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट अलग मिलता है और सेंट्रल से अलग। हाँ, तो अभी जैसे बहुत सारे मिले हैं, तो आपकी कोई आगे ड्रीम्स भी होते हैं ना इस एज में, कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है? घर तो मैंने टोक्यो के बाद ले लिए थे, 4-5 घर ले लिए थे। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ एज कम्पेयर टू, क्योंकि जैसे यंग एज में अगर पैसा आ जाए यूथ के पास, यंग लोगों के पास, मैंने बहुत बर्बाद होते हुए देखे मेरे साथ वाले जो अच्छा। जिनके पास पैसा अच्छा आया था और मुझसे ऊपर थे उस टाइम पे, वो सब अब उधार ही मांगते फिरते, बस अब कुछ नहीं रहा उन पे। ओके। तो मैं SIP म्यूचुअल फंड, मैं तो क्योंकि सीए कर रहा था तो मुझे उस टाइम पे नॉलेज थी कि इस पे क्या है, इस पे तो मैं उन चीज़ों पे करता हूँ, स्टॉक्स हो गया ये सब। राइट। तो आपने घर ले लिया, आपने ये सब चीज़ें कर ली, और बहुत बैलेंस तरीके से आपने इन चीज़ों को बहुत बैलेंस तरीके से मैनेज किया। और बहुत यंग है अभी आप, आई थिंक जस्ट 24 हैं अभी। 27 है अभी। 24 में तो फर्स्ट टाइम मेरा वो आया था टोक्यो में, टोक्यो वाला 24 में हुआ था, और अभी 27 है आप। चलिए जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा आपके साथ ये डिस्कशन, और ये बहुत लोगों को प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर शो। थैंक यू, एंड बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और आगे जब भी इंडिया के अंदर होगा, हम सभी को बोलेंगे कि जी सपोर्ट करने के लिए लाइव ज़रूर हम लोग देखने के लिए आएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।